नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का विषय हिंदी। हिंदी में हम पढ़ेंगे आपका पहला पाठ दो बैलों की कथा, जो कि आपका किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने। प्रेमचंद्र कौन है? लेखक है। और ये आपका गद्य का पहला पाठ है। अब हम पहले कवि परिचय पढ़ते हैं, आपका लेखक परिचय पढ़ते हैं। प्रेमचंद्र का जन्म सन 1880 में बनारस के लहमी गांव में हुआ था। अब प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था बच्चों? 1880 में बनारस के लहमी गांव में। उनका मूल नाम धनपत राय था। बाद में उनका नाम प्रेमचंद्र तो क्या हुआ, बाद में पड़ा। पहले उनका नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद्र का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। अब क्या हुआ, उनका जो जीवन था, जो बचपन था बच्चों, वो अभावों में बीता और उन्होंने खाली कितना पास कर पाए? वो बीए मतलब कॉलेज। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन उस समय क्या था बच्चों? असहयोग आंदोलन चल रहा था जो गांधी जी ने चलाया था, तो उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य में प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया और उनकी मृत्यु कब हुई? 1936 में। प्रेमचंद्र की कहानी मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कार्यकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास भी है, मानसरोवर 8 भागों में, कहानियां भी है। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। पत्रिका बच्चों आपको पता है ना, छोटी छोटी आती है। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया है। प्रेमचंद्र साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उन्हें कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय। इन विषयों पर कि किसानों मजदूरों की कैसी स्थिति होती है, दलित मतलब जो गरीब होते हैं उनका कैसे शोषण होता है, स्त्रियों के साथ समाज में कैसा व्यवहार किया जाता है, और उस समय जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, वो उनकी रचनाओं के मूल विषय। प्रेमचंद्र के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात तो सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद्र के लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब उनकी प्रमुख विशेषता क्या है कि वो सीधे और संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में, किसमें? छोटे रूप में क्या करते थे? लेखन करते थे। ये उनकी क्या विशेषता? उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का उपयोग कुशलता पूर्वक किया है। आया बच्चों समझ में? अब आगे हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा का परिचय और फिर कहानी शुरू करेंगे। हमने प्रेमचंद्र के चरित्र के बारे में पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा। अब हम देख रहे, देखो इस पाठ के अंदर हमको दो बैलों की कथा के माध्यम से, यहाँ दो बैल है, उनकी कथा के माध्यम से प्रेमचंद्र ने एक कृषक समाज, कृषक मतलब क्या होता है बच्चों? किसान, और पशुओं के भावात्मक संबंध का यहाँ पर क्या किया है? वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती। स्वतंत्रता मतलब सहज मतलब खुद से एकदम से नहीं मिल जाती है, उसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है। जैसे अब बच्चों आपको पता है ना कि देश को आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था। इस पर परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई है। देखो उसी बात को उन्होंने कहा। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद्र ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया। तो चलिए शुरू करते हैं दो बैलों की कथा। यहाँ पर क्या है? दो बैलों की कथा। अब प्रेमचंद्र क्या थे? लेखक थे। तो कथा कहानी जो लिखता है वो क्या होता है बच्चों? लेखक। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। अब यहाँ पर क्या बता रहे कि जो गधा, आप बोलते हो ना कि किसी को हम क्या बोलते हैं कि ये तो गधा ही है, ऐसा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उसको क्या माना जाता है? बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कहते हैं। देखो वही लाइन आई ना जो मैंने आपको बताई थी कि किसी आदमी को हम परले का मतलब होता है पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना हो तो हम उसको क्या कहते हैं? तू तो गधा है, गधा। आपने भी सुना होगा। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दी? क्या गधा सचमुच में कोई बेवकूफ़ है? वो कुछ बोलता नहीं है इसीलिए? क्या उसलिए इसको ये ना नाम दिया गधा? इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, हमको नहीं पता। गाय सींग मारती है। अब आपने देखा है गाय को गुस्सा आता है तो सींग मारते हैं।
ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती। ब्याई हुई मतलब जिसका है ना बच्चा हुआ होता है, वो गाय के पास अगर आप जाओ तो बिना मतलब के वो सींग मारने लगती है, एक सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। कुत्ता जानवर गरीब ही होता है, इधर उधर घूमता रहता है, कोई खाने को देता है तो ठीक, लेकिन कभी कभी उसको भी गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, काटने को दौड़ता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। कभी आपने सुना है कि गधे ने क्रोध किया है, किसी को मारा है? ऐसा नहीं सुना ना हमने। कुत्ते का सुना, गाय का सुना, बैल का सुना। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। असंतोष मतलब वो असंतुष्ट कभी नहीं होता। उसको कैसे भी रखो, कितना भी मारो, खराब उसको चारा दो, कुछ भी दो, उस पर कितना भी वजन दो, वो कभी कुछ नहीं बोलता है। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता होगा, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कुलेल करना मतलब जो वैशाख महीना आता है उसमें कभी वो हंस मजाक करता होगा, पर कभी गधे को आपने देखा है खुश होते हुए? उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। एक विषाद ही हमेशा, दुख का ही साया उस पर छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ कभी भी दशा उसे बदलती नहीं देखा। उसने कभी सुख दुख लाभ हानि क्या होता है कभी उसने बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए। ऐसा लगता है कि देखो, ऋषि मुनियों को आपने देखा है, कभी गुस्सा नहीं होते ना, वही गुण सारे गधे में। पर आदमी फिर भी उसे क्या कहता है, बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। अब ये जो सद्गुण है उसके अंदर उसका अनादर हमने कहीं, अनादर मतलब किसी का सम्मान ना करना। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब क्या बोल रहे कि इस संसार में सीधा रहना, मतलब यदि हम सीधा नहीं रहते तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। ऐसा हो गया कि सीधापन का इस संसार में कोई उपयोग नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों के अफ्रीका ने क्या दुर्दशा की थी। आपने देखा ना कि जब ब्रिटिश और ये अफ्रीकन आए थे तो उन्होंने क्या किया था, हमारे अमेरिका या हमारे भारतवासी सीधे थे, उनकी बहुत खराब दुर्दशा की थी। क्यों? अमेरिका ने उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अमेरिका में उसको घुसने नहीं दिया जाता था, वो बहुत तेज थे। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते थे। अब कुछ समय मतलब बुरे समय के लिए जो हमारे भारतवासी थे वो पैसों को क्या करके रखते थे, बचा कर रखते थे। ठीक है, जी तोड़कर काम करते थे। और क्या करते थे, जी तोड़कर क्या करते थे, काम करते थे। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। उन्होंने कभी किसी से लड़ाई झगड़ा की थी? नहीं। 4 बातें सुनकर गम खा जाते, 4 बातें सुनते थे और गम आ जाता था, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते थे। ऐसा कहा जाता था कि वो जीवन जीने का जो आदर्श है उसको भारतवासी नीचा कर रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के लोग है ना, शराब भी पीते थे, बुरा काम करते थे, पैसे खर्च करते थे। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते, तो आपको पता है ईंट का जवाब पत्थर से देना एक मुहावरा है कि जैसे के साथ तैसा, सामने जो जैसा करे। अगर भारतवासियों ने भी ऐसा सीख लिया होता तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय में उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य माना जाता है। देखो, जापान की इस में मिसाल है कि जापान ने क्या किया था, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो सीधे नहीं बने, इसीलिए उनका एक सभ्य जातियों में उनको गण्य मतलब गिना जाता है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है। लेकिन क्या बोल रहे कि गधे का क्या है, एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, मतलब वो कम गधा है, और वह है बैल। अब बैल को यहाँ किसका भाई बताया, गधे का। बाकी होता तो नहीं है ना, गधे का भाई दूसरा गधा ही होता है, लेकिन यहाँ पर बताया है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिया के ताऊ का भी उपयोग करते हैं। बछिया का ताऊ मतलब बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि तू तो बैल है, बैल, ऐसा भी कहते हैं गधे के साथ साथ, तो बेवकूफ़ माना जाता है। लेकिन मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। प्रेमचंद्र कहते हैं बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। वो क्या बोलता है, बैल कभी कभी मारता है और कभी कभी तो क्या है, अड़ियल को देखने में भी आता है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और बहुत सारी रीतियों से क्या करता है, अपना असंतोष प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे, इसलिए उसका स्थान क्या है, गधे से थोड़ा नीचे। क्यों? क्योंकि बैल मारता भी है। झूरी काछी के दोनों बैलों, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या हो रहा है, पाठ की मतलब कथा शुरू हो रही है। यहाँ पर झूरी नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास क्या थे बच्चों, 2 बैल थे। दोनों बैलों का नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, दोनों देखने में सुंदर,
काम में चौकस, ढील में ऊंचे। अब दोनों कैसे थे? पछाई जाति के थे, बहुत अच्छी जाति के थे और देखने में बहुत अच्छे लगते थे। काम में चौकस मतलब उनका काम क्या था? बहुत अच्छा। डील्स में ऊंचे थे मतलब दिखने में वो बहुत ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। अब दोनों बैल क्या हो गए? हीरा और मोती जो थे उन दोनों में भाईचारा हो गया। बहुत दिन तक दोनों ने साथ में काम किया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब दोनों क्या है? आमने सामने बैठते थे। अब बच्चों आपने देखा है ना, जो पशु है वो भी अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं, मतलब वो भी अपने है ना जो भावनाएं हैं उनको क्या करते हैं? उसका आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर भी बैल क्या करते थे? मुख भाषा में मतलब बिना बोले एक दूसरे से अपनी विचार विमर्श करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। अब वो एक दूसरे की बात, देखो हम तो बोलकर समझ सकते, वो तो बिना बोले एक दूसरे की भाषा को समझते थे। ऐसी गुप्त शक्ति उनके पास थी। गुप्त मतलब छिपी हुई, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अब जीवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य। लेकिन ऐसी शक्ति हम में भी नहीं है जो इनमें है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। अब वो दोनों आपने देखा है ना, जानवरों को वो आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को चाटते हैं, गले मिलकर अपने प्रेम को क्या करते हैं? प्रकट क्या करते हैं? अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रकट करना मतलब दिखाते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं और कभी कभी क्या करते थे? दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से कहीं केवल विनोद के भाव से, कभी विग्रह मतलब एक दूसरे से दूर होने, कभी दुख के भाव से, कभी आत्मीयता मतलब आत्मा के भाव से, जैसे फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती थी जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। अब उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, बहुत घनिष्ठ हुए दोस्त बन गए थे और उनकी दोस्ती कुछ हल्की फुसफुसी थी, मजाक मस्ती वाली थी, जिस पर हम विश्वास किया जा सके। कि जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी को जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। देखो अब ये इतने घनिष्ठ मित्र थे कि जब हल आपने देखा है ना बैलों के गर्दनों पे रखा जाता है, तब वो एक दूसरे का बोझ कम करना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटाते थे। एक दूसरे को जैसे हम मसाज देते हैं ना, वैसे वो एक दूसरे को चाट कर अपनी थकानों को उतारते थे। नाद में खली भूसा पड़ने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। अब नाद बच्चों ऐसा होता है, ये बना हुआ ऐसी नाद होती है जिसके अंदर खाना दिया जाता है। उसके बाद दोनों साथ में उठते, साथ में मुंह डालते और साथ में क्या करते? बैठते। जो काम करते एक साथ करते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। अब इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी क्या कर लेता? उसको हटा लेता था। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग की बात क्या? जूरी ने अपनी है ना जो थी कौन? अपनी पत्नी गोई, उसको कहाँ भेज दिया था? ससुराल भेज दिया था। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे। अच्छा, गोई जो उनकी क्या थी? पत्नी थी, उन्होंने बैलों को कहाँ भेज दिया था? ससुराल में। क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। बैलों ने क्या समझा? कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। अब ये अपना उनको है ना ये बेचा जाना उनको अच्छा लगा, ये किसको क्या पता था। कौन जाने पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांते पसीना आ गया। लेकिन क्या हुआ कि जूरी को है ना ये जो उसका साला था गोई, अच्छा ठीक है, ये उसकी पत्नी नहीं, गोई उसका साला था, उसको इनको ले जाने में पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हक्कारते। अब वो क्या था? ये तो किसके बैल थे? जूरी और के। तो वो उसको जब गोई ले जा रहा था, मतलब तब किसके ससुराल? जूरी के ससुराल में दोनों बैलों को तब उसको बहुत पसीना आया। क्यों? क्योंकि वो पीछे से मारता तो दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़ता तो वो आगे से खींचते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल दे रहे हो। अब देखो बच्चों, वो मूक प्राणी है, उनको है ना बोल नहीं सकते। अगर वो बोल सकते तो वो जूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों अपने घर से निकाल रहे हो। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठाई, हमने तो तुम्हारी सेवा की, खेत जोता है, तुम्हारे सारे काम किए। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। बोले हम इतनी मेहनत करते थे, अगर उससे कुछ कम पड़ता तो तुम और काम लेते, पर हमको क्यों बेच दिया।
हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। चाकरी मतलब तुम्हारी सेवा करने में ही मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की थी, हमने कभी भी तुमसे दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। बोले तुमने जो खिलाया वो सिर झुकाकर हमने खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? तो फिर तुमने बोले हमको इस जालिम के हाथ क्यों भेज दिया? संध्या समय, संध्या का मतलब होता है शाम। शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे, मतलब किसके? जूरी के ससुराल। दिन भर के भूखे थे, दिन भर उनको कुछ नहीं खिलाया था, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। नाद मैंने बताया जिसमें चारा डालते हैं। दिल भारी हो रहा था, मतलब उनको बहुत दुख हो रहा था। जिससे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उन्हें छूट गया। तो बोले जिसने है ना उसको, जिसको किसको? जूरी के घर को अपना समझ रखा था, आज वो उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। अब वो नया घर था, वहाँ नया गांव था, वहाँ नए आदमी थे, तो वो सब उनको बेगाने मतलब दूसरे लग रहे थे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। बोले दोनों ने मुख भाषा में, मतलब आपने देखा जो बोल नहीं सकते वो मुख भाषा में बोलते इशारों से। फिर देखा और वो सो गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। अब दोनों ने क्या किया, जो जिससे उनको बांध रखा था ना वो पकड़कर उनको तोड़ दिया और जो उनका घर था उसकी तरफ चले। पहगे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। जो पगहे होते हैं, जंजीर वगैरह आती जिससे उनको बांधते, वो इतने मजबूत थे कि कोई नहीं सोच सकता था कि बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। जूरी प्रातः सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। अब क्या हुआ, जूरी जब प्रातःकाल सोकर उठा तो उन्होंने देखा कि दोनों बैल है ना चरनी पर खड़े। चरनी मतलब पता है, कुएं के पास होती है जहाँ पर उसको लेके जाता है, वहाँ पर। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। अब दोनों की गर्दन पर क्या हो रहा था कि आधा आधा गराव लटक रहा था। वो जो बांधते हैं ना बैलों को, जिससे जो रस्सा होता है, वो घुटने तक पाँव कीचड़ में भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से मतलब प्यार से। दौड़कर उन्हें गले लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो उसके बैल थे, जूरी के। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन मतलब प्रेम से गले लगाना, चुंबन मतलब उनका चुंबन करना। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा से निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बोले फिर है ना, बाल सभा ने क्या निश्चय किया कि दोनों जो वीर जो बैल थे उनको हम अभिनंदन पत्र देंगे, मतलब शाबाशी का पत्र देंगे। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चौकोर, कोई भूसी, ये सारी चीज़ें लाई और उन दोनों बैलों को क्या किया, उन्होंने खिलाया। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले आए। बोले ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे जो वापस से अपने मालिक के पास आए। तीसरा बोला बैल नहीं है, वे उन जन्म के आदमी। बोले ये बैल नहीं है, ये तो उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा। स्त्री मतलब जूरी की पत्नी ने दोनों को द्वार मतलब दरवाजे पर देखा तो जल उठी कि मैंने तो उनको वहां भेजा था, ये आए कैसे। बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न कर पाए, भाग खड़े। बोले कितने नमक हराम है कि उधर उसने काम न किया। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया जाए तो क्या करते? बोले वहां पे चारा दाना ही नहीं दिया जाए तो बोले क्या करे, थोड़ा ना कोई ये नमक हराम है। ऐसा आक्षेप मतलब उनके ऊपर ऐसा आरोप वो सहन नहीं कर पाया। स्त्री ने रोब के साथ कहा बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते। बोले तुम ही बैलों को खिलाते हो, बाकी सब तो पानी पिला पिला कर रखते। जूरी ने चिढ़ाया चारा मिलता तो क्यों भागते। बोले जूरी ने कहा कि भाई चारा मिलता तो वो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते नहीं, रगड़ कर जोतते भी। बोले तुम्हारे जैसे सहलाते वहलाते नहीं, बहुत काम करवाते ना, इसीलिए ये दोनों ठहरे कामचोर। बोले ये बहुत कामचोर है ना, इसलिए वहां से भाग आए। अब देखो कहाँ से खली और चौकर मिलती है। अब देखती बोले कैसे हरा चारा और उसको मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। बोले खाना हो तो खाए नहीं तो मरे।
वही हुआ, मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह ना डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। अब सूखे में कोई होता है बच्चों, हरी घास होती है तो वो उनको खानी अच्छी लगे। आशा भरी आंखों से द्वार मतलब दरवाजे की ओर देखने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी खली क्यों नहीं डाल देते? तो क्या मालकिन मुझे मार ही डालेगी, क्योंकि मालकिन ने क्या कहा था मजदूर को कि सूखा चारा देना। चुराकर डाला न दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं से कहोगे। बोले मैं तो ऐसे चोरी वाला काम नहीं करूँगा। अब इसका आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।